अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लंग कैंसर और स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज को एंड पे देखेंगे और जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर के साथ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आपको याद कराना चाहती हूँ वो ये कि आपने इससे पहले जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं एस्मा और निमोनिया ख़ास तौर पे, जो कि हमने भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उनको ज़रूर पढ़ के आना है क्योंकि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं लंग कैंसर की तरफ। तो कैंसर क्या है? कैंसर कहते हैं किसी भी चीज़ की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को। ठीक है, अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का क्या मतलब है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ग्रोथ क्या है सेल्स की। आप देखते हैं एक बच्चा है छोटा सा, वो बड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका कद बढ़ता जाता है और उसकी हर एक बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसका भी साइज़ इंक्रीज़ करता है। अगर आप कंपेयर करें एक 40 साल के आदमी का लिवर, ठीक है, जिसको हम जिगर कहते हैं, उसको एक 6 माह के बच्चे के लिवर से, तो उन दोनों का साइज़ सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ बच्चे का कद ही नहीं बढ़ रहा बल्कि उसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं। पहले बच्चे के अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस इतने एक्टिवेट नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप कर जाते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ चल रही है। ठीक है, अब कुछ सेल्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रोथ डेथ तक चलती रहती है, चाहे एक आदमी 70-80 साल का बुढ़ापे में जाके फोत होता है या एक बच्चा है वो 2-3 साल का। ठीक है, अब किसी भी बच्चे को सपोज चोट लगी है बाजू पे गिर के या एक बूढ़े आदमी को लगी है, उन दोनों की वो चोट अगर ज़्यादा गहरी नहीं है तो वो रिकवर कर जाएगी। ठीक है, किस तरह रिकवर करेगी कि वो सेल्स मैसेज देंगे और वो उस जगह को क्लियर करने के बाद इन्फ्लेमेशन के ज़रिए वहाँ पे फिर मज़ीद सेल्स की ग्रोथ के ज़रिए उसको दोबारा से पहले की तरह कर देंगे। बस थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस में फ़र्क आएगा कि जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर ज़रा ये स्लो प्रोसेस होगा, आहिस्ता आहिस्ता से उनको लिए ज़ख्म ज़्यादा तकलीफ दे होगा। लेकिन जो एक जवान बच्चा है, ठीक है, या जवान इंसान है, उसके अंदर ये रिकवरी का प्रोसेस बहुत जल्दी चलेगा। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं कि अगर आप एक वो 5 साल के बच्चे में देखें या आप एक 70 साल के बूढ़े आदमी के अंदर देखें, उन दोनों के अंदर वो सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करना स्टॉप कर जाते हैं। अब एक 70 साल के मर्द में तो समझ आती है, लेकिन एक 3-4 साल का या 5 साल का बच्चा है उसके अंदर हमें समझ नहीं आती कि ये क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक सेल जो है वो हमेशा के लिए ग्रो नहीं करता। मोस्टली सेल्स करते हैं एंड टाइम तक ग्रो। देखिए, अगर आपका लिवर के जो सेल्स हैं वो इसी तरह ग्रो करते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर लिवर बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मिलकर बना रहे होते हैं हमारा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सारा नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज बाकी पूरी बॉडी तक लेके जा रहा है। आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, आपकी उंगली के ज़रिए से वो सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन तक और फिर दोबारा जो है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए वापस आएगा और आप उस जगह से अपना हाथ हटा लेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स है ना, अगर ये एक 10 या 12 साल के बच्चे के अंदर भी डैमेज हो जाएंगे ना तो वो दोबारा से रिकवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा के लिए ग्रो नहीं करते, ये बस एक ख़ास टाइम तक ग्रो करते हैं और उसके बाद ग्रो करना रुक जाते हैं। अब ऐसे में इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। अगर आपको याद हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो अभी मैं स्लाइड में दिखा रही हूँ आपको, तो एक सेल बॉडी थी, उसके अलावा डेंड्राइट्स थे और एक्सॉन था। ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि 2-3 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। हम जो मोस्टली डिस्कस करते हैं, ये वाली डायग्राम जो हम देखते हैं, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन की है। अब डेंड्राइट्स का काम है कि मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आना है और एक्सॉन का काम है कि सेल बॉडी से दूर लेके जाना है मैसेज को। तो अगर न्यूरॉन्स के अंदर सेल बॉडी डैमेज हो जाती है ना, क्योंकि सेल बॉडी के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए ही सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन रखता है कि किस चीज़ को किस तरह से कंडक्ट करना है या कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट किस तरह से डेवलप करना है। तो अगर सेल बॉडी डैमेज हो जाती है तो न्यूरॉन पूरी तरह से जो है वो डीजेनरेट कर जाता है, ख़राब हो जाता है। अब आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लें उस 10-12 साल के बच्चे में, वो न्यूरॉन दोबारा से डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर जो है सेल बॉडी इंटैक्ट रही है, मतलब सेल बॉडी बची रही है और डेंड्राइट या एक्सॉन डैमेज हुआ है ना, तो फिर सेल बॉडी दोबारा से सिग्नल भेज के उस चीज़ को बना लेती है। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल के जरिए आपको बस ये समझाया है कि सेल्स की ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, कौन से सेल्स हैं जो हमेशा के लिए ग्रो करते रहते हैं। जैसे आपकी स्किन के सेल्स हैं, वो थोड़े अरसे के बाद जो है वो शट कर जाते हैं ऊपर वाली लेयर्स और जो है वो नीचे से नई लेयर आ जाती है। और इसी तरह कुछ सेल्स हैं जो कि ग्रो करना कुछ ही अरसे के बाद स्टॉप कर जाते हैं, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स हैं जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। और अब
कैंसर की तरफ आते हैं तो कैंसर किन सेल्स में होता है? कैंसर उन सेल्स में होता है कि जो ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर वो सेल्स किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी ख़राबी की वजह से अनकंट्रोलेबल ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, मतलब बगैर किसी कंट्रोल के ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे, तो इसको हम कैंसर कहेंगे। कैंसर आपने पढ़ा था 9th क्लास में सेल साइकिल वाले चैप्टर में कि 2 तरह का होता है। बेनाइन मतलब जो बेसलर सा कैंसर है, ठीक है, कि वो सेल्स अगर ग्रो कर भी गए हैं बहुत ज़्यादा तो वो आपके लिए कोई तकलीफ़ का बाइस नहीं है। और एक होता है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट जो होता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। कैंसर की जो टर्म है इसको तो हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि कैंसर होता किस तरह से है। आपने 9th क्लास में ऑर्गेनल्स पढ़ी थी कि एक सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं और उनमें आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस मेन ऑर्गेनल है सेल का, जो कंट्रोल कर रहा होता है पूरे सेल के फंक्शंस को, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए के पास सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अब अगर याद हो आपको तो आपने ये भी पढ़ा था कि डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में आती है। वो आप आगे यहाँ 10th क्लास में भी पढ़ लेंगे डिटेल में, जब आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के जरिए इन्फॉर्मेशन आती है। आप समझ लेंगे एक मैसेंजर है जो मैसेज लेके जा रहा है, उसका कोड कॉपी करके डीएनए का, और फिर वो जाती है राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स आपने पढ़ा था कि प्रोटीन की फैक्ट्रीज है, वो फिर प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स मिलकर ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डीएनए के पास सारी की सारी जो है वो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आपके सेल के बारे में सारी की सारी मालूमात है। अब अगर उस डीएनए के अंदर कोई ख़राबी आ जाएगी तो क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन अब ख़राब होगी। अब उससे जो भी मैसेज जाएगा उसके अंदर भी ख़राबी होगी और जो प्रोटीन्स बनेंगे वो भी ख़राब वाले बनेंगे, ठीक है। और जो भी आगे स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो भी अनकंट्रोलेबली बना जाएगा। आप रोक ही नहीं पाएंगे, सेल डिवाइड करे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा कि मैंने अब रुक जाना है। मैंने अगर ये स्किन यहाँ से डैमेज हुई थी, मैंने अब इसको अपने लेवल तक जो है वो रिकवर कर दिया, अब मैंने इसकी मज़ीद जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देना है। अगर उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा तो वो कैंसर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लंग कैंसर की अगर बात करें तो लंग कैंसर भी ऐसा ही एक ट्यूमर है जो कि अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्यूमर इतना बढ़ जाता है कि वो अपने इर्द गिर्द वाले टिश्यूज़ को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जो भी उसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स है, डायफ्राम वगैरह। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि किसी बंदे को कैंसर हुआ है? एक तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और ये तो आपने सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में एक कॉमन सिम्टम पड़ा है कि उसको सांस चढ़ेगा या वो तेज़ तेज़ सांस लेगा। दूसरा ये कि जब वो खांसी करेंगे कैंसर के पेशेंट तो उनको खांसते हुए साथ खून आएगा, खून के कुछ कतरे आएंगे, ठीक है। ये आपने अक्सर देखा होगा कि अगर टीवी में भी ये प्रिडिक्ट करना हो या ये दिखाना हो कि इस बंदे को कैंसर है तो अक्सर वो जब खांसते हैं तो खांसने के साथ खून आता है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा ये कि उस इंसान का वज़न बहुत जल्दी से गिरने लग जाता है। और ये आपने एक और डिज़ीज़ में पढ़ा था, मुझे कमेंट करके बताना है कि वो एक कौन सी डिज़ीज़ थी जिसमें जो है वो वेट जल्दी से गिरता है। अब आते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? कैंसर कॉज करती है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस किन्हें कहते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी टर्म एक्सप्लेन की थी। और ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये कुछ रेडिएशंस के अंदर होते हैं, ख़ास किस्म की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। जैसे आजकल हम पढ़ते हैं कि ओजोन की लेयर जो है उसके डैमेज होने की वजह से सन से इतनी ख़तरनाक रेज आ रही हैं कि जो हमारे अंदर डीएनए की जो ख़ास स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकती हैं, और उस चेंज की वजह से हमारी बॉडी के अंदर खुदा ना खास्ता कैंसर जो है वो बन सकता है। तो एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होगी, उसके अलावा कोई वायरस जो है वो भी कैंसर कॉज कर सकता है। और एक बड़ी वजह जो है वो सिगरेट है। सिगरेट की जो स्मोक है उसके अंदर तकरीबन 50 केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब जो तो स्मोकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो आम नॉन स्मोकर्स के मुकाबले में 100% ज़्यादा चांसेस रखते हैं कि उनको कैंसर होगा। लेकिन जो खुद स्मोकिंग नहीं भी करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनको भी ख़तरा है। क्यों? क्योंकि वही हवा पैसिव तरीके से उनके अंदर भी जा रही है, एक्टिवली तो नहीं जा रही कि वो खुद तो इनहेल नहीं कर रहे, लेकिन किसी ना किसी तरह उनकी नाक के ज़रिए जो है वो एंटर हो जाती है। और ख़तरा होता है कि अगर वो पेशेंट पहले से अगर वो इंसान पहले से कुछ ख़ास बीमारियों का मरीज़ है, जैसे निमोनिया हो गया, अस्थमा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। एक लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस देन स्मोक फ्रॉम फिल्टर एंड। बर्निंग एंड वो होता है जहाँ पे आग जल रही होती है, और फिल्टर एंड जो है वो जो स्मोकर्स अपने मुंह में लेते हैं। तो बर्निंग एंड से तो ऑब्वियसली जो निकल रही है वो बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए जो आसपास लोग बैठे हैं, क्योंकि वो बर्निंग एंड की तरफ एक्सपोज हुए होते हैं, जो जलने वाली साइड है वो बाहर की तरफ होती है स्मोकर के मुंह से, इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि इर्द गिर्द वाले लोग भी जो है वो स्मोकिंग की वजह से बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।
अब टोबैको स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, और अब आप देखते हैं कि जो टोबैको की कंपनीज़ हैं उनकी ऐड भी डिस्प्ले नहीं की जाती। ऑल्दो ड्रामा या टीवी शोज़ में इसको मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी WHO ने कोशिश करके इसकी जो कंपनी की कंपेन थी या ऐड थी उसको बैन कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स या जो दूसरे लोग हैं वो इसको देख के इसकी तरफ जो है वो राइज ना हो। लंग कैंसर को एक एनिमेशन के ज़रिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब आप ये ज़्यूम कर लें कि ये जो बंदा मैंने अभी आपको दिखाया ये एक स्मोकर है, ठीक है। अब स्मोकिंग की वजह से देखें धुआं उसके लंग के अंदर बार बार जा रहा है। अब जब ये लंग्स के अंदर जाएगा, इसके अंदर जो ख़ास किस्म के केमिकल्स हैं, वो जो 50 ऐसे केमिकल्स हैं जिनके अंदर कैंसर कॉजिंग एबिलिटी है, वो जाके आपके लंग्स के सेल्स के अंदर म्यूटेशन कॉज कर देंगे। अब म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि जब लंग्स के सेल्स ग्रो करेंगे तो वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करते जाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं किस किस्म का गंदा सा एक लोथड़ा बन रहा है खून का। बिल्कुल इसी तरह जो कैंसरस लंग होता है उसके अंदर खून के लोथड़े बने हुए होते हैं। तभी जब आप खांसते हैं या कुछ भी कोई इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपके साथ मुंह से खून आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर खून के इतने बड़े बड़े लोथड़े बने हुए हैं। अब आप देखें कि इस इंसान के लिए देखें दिखाया जा रहा है एनिमेशन में किस तरह जब वो खांसता है तो खून उसके मुंह में आ गया। उसके अलावा ये कि इस इंसान के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी आगे आपको दिखाती हूँ मैं अभी कि किस तरह से वो बार बार सांस लेता है, क्योंकि हमने ये सिम्टम्स में पढ़ा है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये बार बार लंग्स का इन्फ्लेट होना और फिर से डिफ्लेट होना ये दिखा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है। दूसरी जो बात मैंने आपको दिखाई थी वो ये कि इनका वेट डिक्रीज़ कर जाता है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहले इस पेशेंट का वेट जो था वो 70 या 80 पे था और अब वो डिक्रीज़ करके 60-65 के नज़दीक आ गया। आते हैं एक बदनाम ज़माना चीज़ की तरफ जो कि है स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम सुनते भी हैं, लेकिन ये कि असर कम लेते हैं। अब आप भी एक बार सुन लें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा बहुत असर लेंगे भी इसका। तो सबसे पहले ये लिखा गया है कि जो टोबैको की स्मोक है ना उसके अंदर तकरीबन 4000 मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। उन 4000 केमिकल्स में से 50 जो हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनका पूरी तरह से साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि ये कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, और सिर्फ एबिलिटी नहीं रखते मतलब वो कैंसर कॉज करते भी हैं, वो कार्सिनोजेंस है, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि सिर्फ जो एक बीमारी स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है वो लंग कैंसर है, लेकिन नहीं, सिर्फ लंग्स का नहीं बल्कि अगर आप लास्ट पैराग्राफ में देखें तो लिखा हुआ है कि किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंग्स, ब्रेस्ट, पैंक्रियास, इन सब का कैंसर भी हो सकता है स्मोकिंग की वजह से। अब ओरल कैविटी का क्यों होगा? क्योंकि मुंह के ज़रिए तो आप ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो है लैरिंग्स ऑब्वियसली वो भी डैमेज होगी, आपकी आवाज़ के अंदर इतनी तब्दीली आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जितना भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो सारे का सारा इसकी वजह से इफेक्ट होगा। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस है, पैंक्रियास का कैंसर हो सकता है। तो सिर्फ एक ऑर्गन का कैंसर नहीं, ये और भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग जो है वो स्टॉप कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपके लंग्स डैमेज हो गए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाए। अब स्मोकिंग के अंदर जो एक केमिकल है निकोटिन, ये बहुत पावरफुल पॉइजन है। अगर आप देखें ब्लू बॉक्स के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और ये इतना पावरफुल पॉइजन है कि ये जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती हैं ना उनके अंदर निकोटिन डाला जाता है। अब सोचें कि जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ हैं जो कीड़ों को मार देता है, अब वो वाला केमिकल अगर अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं तो वो कितना नुकसान का बायस बन सकता है, ठीक है। अब इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये भी लिखा गया है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब जो हमारा पूरा खून को लाने ले जाने का सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट से आर्टरीज वेन्स वाला, जब ये निकोटिन हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना तो ये हमारी वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की थिकनिंग कॉज करता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये टर्म्स भी आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जब देखें किसी भी गुजरने वाले रास्ते की वेसल की वॉल जो है वो काफ़ी थिक होगी है और अंदर से जो उसका डायमीटर है या जो एरिया है या जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं वेसल का, वो कम हो जाएगा तो खून बहुत मुश्किल के साथ गुजरेगा वहाँ से, ठीक है। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं या दूसरी दिल की बीमारियों के भी चांसेस बढ़ते हैं। अब इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा गया है कि WHO के मुताबिक जो कंट्रीज़ डेवलप कर गई हैं ना उनके अंदर तो स्मोकिंग का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, इनके अंदर जो है वो हर साल 3.4% इंक्रीज़ देखा जा रहा है स्मोकिंग के अंदर, ठीक है। अब वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में लिखा गया है कि 31 मई को मनाया जाता है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वैसे रीड कर लें एक बार। स्मोकिंग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट है इसके बारे में अगले पेज पे लिखा गया है कि स्मोकिंग जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन का कॉज बनती है।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आप जानते हैं कि ये एक पोल्यूटेंट है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं। अब जब ये पोल्यूटेंट आप इनहेल कर लेंगे तो ये आपकी जब वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो आप जानते हैं कि जो आपके आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर एक ख़ास प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है ऑक्सीजन और फिर वो पूरी बॉडी में जाती है, डिलीवर होती है। अब उस ऑक्सीजन को हटा के डिस्प्लेस करके उसकी जगह जुड़ जाएगा एक फेक किस्म का कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपके खून के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। दूसरा ये कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाने की वजह बनती है। अब प्लेटलेट्स आप जानते हैं कि आपके खून को गाढ़ा करते हैं, ठीक है, थिक करते हैं। तो प्लेटलेट्स जो हैं अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो इतना गाढ़ा खून आपकी वेसल्स में से गुजरेगा कैसे आसानी से? वो जब गुजरेगा तो एक तो वैसे भी आपके लिए तकलीफ़ का बायस होगा, दूसरा ये कि हार्ट अटैक वगैरह आना या दूसरी हार्ट की डिजीज़ के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब स्मोकर्स के पास जो है वो इतनी ज़्यादा बता दी गई हैं डिटेल से कि ये बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इसको लोग नहीं छोड़ते। हालांकि अगर छोड़ें तो वो रिकवर कर सकते हैं। और स्मोकर्स तो एक तरफ जो पैसिव स्मोकर हैं, जो नॉन स्मोकर हैं, उनके बारे में भी लिखा गया है कि उनके अंदर हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो 25 से 30% बढ़ जाते हैं, ऑल्दो वो खुद स्मोक नहीं कर रहे। दूसरा ये कि लंग कैंसर के चांसेस उनके अंदर 20 से 30% इंक्रीज़ कर जाते हैं। उसके अलावा जो खुद स्मोकर्स हैं उनके अंदर टीबी के चांसेस 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। निमोनिया के चांसेस जो हैं वो 3 टाइम बढ़ जाते हैं, बल्कि 4 टाइम, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि स्मोकर्स के दांतों की हालत बहुत ख़राब होती है। पीले दांत होते हैं और गिरे हुए दांत होते हैं, टूटे हुए होते हैं। उनके अंदर टूथ लॉस जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो स्मोकिंग जो है वो एक सोशल स्टिग्मा भी है। लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स ख़ास तौर पे कि अपने बच्चों को समझाएं, या टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को समझाएं कि स्मोकिंग नहीं करनी। तो आप भी कोशिश करें कि अपने साथ अपने दोस्तों को भी समझाएं कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों मैं अपने आप को ऐसा खुद ही बर्बाद कर रहा हूँ। एक दूसरे को कहने से असर भी होगा, और ये कि कंपनी भी अच्छी रखें अपनी, ऐसे ड्रग एडिक्ट्स के साथ ना बैठें उठें, ताकि कल को आप एक अच्छे इंसान बने, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये मैं साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करती आई हूँ हर एक लेक्चर में। जो भी कोई क्वेश्चन था एक्सरसाइज में साथ लिखा हुआ, मैंने साथ ही आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक में से है वो ये कि किस तरह से टोबैको स्मोक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। ये मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग का जो टॉपिक है इसके 3-4 नुकसानात जो हैं वो नॉर्मली एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखने को आ जाते हैं। आपने बताना है कि कौन कौन से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ करता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स बढ़ा देता है, ये सब चीज़ें। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आए हैं उनको मैं कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग दोबारा जब भी इस चैप्टर को पढ़ लें तो एक बार उस वीडियो को देख के रिवाइज़ कर लें कि पास्ट पेपर्स में इससे रिलेटेड क्या आता रहा है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला लेक्चर जो कि है होम्योस्टेसिस का, और आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ के आना है वो लेक्चर लेने से पहले। और उसके साथ लेक्चर ख़त्म होता है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।